शुरू करते हैं आपकी जड़ों से कि आपकी स्कूल की जर्नी कैसे रही। स्कूलिंग अलवर से हुई थी। अलवर राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, दिल्ली के नजदीक है। इंडिपेंडेंट होना शायद मैंने तब से ही सीख लिया था कि इंडिपेंडेंट किस तरह से होना है। फिजिक्स समझ नहीं आती थी तो मुझे यही लगता था कि शायद लेक्चरर साहब, प्रोफेसर साहब समझा नहीं पा रहे हैं। तो इतनी बड़ी कंपनीज में कैसे काम किया? मतलब सुना है मैंने कि रिलायंस, आइडिया, एमटीएस, IBM ने मुझे रिकॉग्नाइज किया, बेस्ट लीडर का अवार्ड दिया। तो कितनी बड़ी बात थी कि एक छोटे से शहर से आया हुआ बंदा और जिसको कुछ भी नहीं आता था, वो 3 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर IBM के टॉप लीडर्स का अवार्ड ले लेता है। IBM के बाद में और कौन कौन सी कंपनीज में किया आपने? विप्रो गया तो उन्होंने बोला कि अब तुम वो संभालोगे जो मैं संभाल रहा हूँ। तब मुझे समझ में आया कि मेरा बॉस तो सच में इंटेलिजेंट है। इसके बारे में जानना है मुझे। और सारे आउटडोर गेम, कोई सा भी आउटडोर गेम। ये तो हो गई आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात। तो अब मुझे जानना है कि आपने रिलायंस के बाद में जो सोचा था कि स्टार्टअप करना है, उसका क्या ख्याल था? मैंने रिलायंस के बाद, रिलायंस के टाइम पे मैंने आईना देख लिया था। तब ये सब कुछ आया कि अब रिलायंस के बाद की लाइफ यहाँ पे खत्म होती है। अब डेस्टिनी आपको दूसरे डायरेक्शन में लेके जाती है, जहां पर आपको स्टार्टअप करना। आपने भी बताया कि अंकुश तांबी, उनसे कैसे मुलाकात हुई आपकी? अंकुश तांबी से कैसे मुलाकात हुई? अंकुश तांबी से 2010 में मिला। बातें होती थी, वीकली मिलते थे, एक ब्रदर वाली फीलिंग आती थी। और एक ऑलरेडी मेरे पास दुष्यंत के साथ में बड़ा क्लोज था। 2003-04 से मैं दुष्यंत के साथ में था। तो ये सब कुछ मिलके, अर्पित, एरोन, इन सब के साथ में मिलके ही ये सारा कुछ प्लान किया कि इस तरह से कुछ करते हैं। मतलब चारों ने साथ में डिसाइड किया कि अब कुछ नया करना है। हाँ, चारों ने साथ में डिसाइड किया। और अंकुश का पुश ज्यादा था, अंकुश की कन्विंसिंग ज्यादा थी किसी चीज को समझाने के लिए। तो उन्होंने आपको कन्विंस कराया कि आप एंटरप्रेन्योर। हाँ, समझाने का प्रयास किया। थोड़ा सा टफ हूँ मैं कन्विंस होने में। मैं चीज़ों को बहुत बारीकी से देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ और उसके बाद डिसीजन लेता हूँ। लेकिन उसने किया और मुझे चीज़ें समझ में आई तो मैं चल निकला। कैसे रही आपकी फिर जर्नी? स्टार्ट कैसे हुई? फिर हम चल निकले, बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आए। फेलियर पसंद ही था। फेलियर को लेके हम कभी स्ट्रेस में नहीं आए। मैं तो कभी भी लाइफ में फेलियर को लेके स्ट्रेस में नहीं आया, ना फेलियर को लेके ना डिफीट को लेके। मुझे ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी, क्योंकि मुझे काम करना, कोई भी चीज़ों को करना अच्छा लगता था। तो जब हमने ये सब कुछ किया तो फेलियर फिर आने लगे, डिफीट्स फिर मिलने लगी। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते, कोई नया चीज़ लेके जाते मार्केट में तो एक्सेप्ट ही नहीं होता। तो मुझे ये तो पता ही था कि आप ताजमहल भी बना लोगे, अगर उसके खरीदार नहीं है तो बेकार है। आपको 1 BHK 2 BHK बना के आके बेचना आना चाहिए। तो ये मैं सीख चुका था S&D प्रोसेस में कि कोई वैल्यू नहीं करता ये सारी चीज़ें। हर किसी को जो चाहिए वो है ना, ईज चाहिए, सुविधा चाहिए, लाइफ में सुकून चाहिए। किसी को हर्डल पसंद नहीं है। एक चीज देखिए, स्पर्श, कभी हम रोड पे चलते हैं तो आप देखो ब्रेकर आते हैं। 2 व्हीलर वाला क्या करता है? ब्रेकर आता है तो वो साइड से निकालता है, या ब्रेकर के बीच में कहीं कट होगा तो उसमें से बीच में से निकालने का ट्राई करेगा। क्यों? क्योंकि लाइफ में हर्डल पसंद नहीं है, ब्रेकर्स पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं है। वो उसको सुकून चाहिए। तो मैं हमेशा यही सोचा करता था कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाए, कोई भी सॉल्यूशन हम मार्केट में लेके जाएं तो उसमें इतनी ईज हो कि उसको सुकून मिले, वो तभी उसको करेगा। तो उसी ड्यूरेशन में GST आया तो हम IT के बंदे थे तो हमने सॉफ्टवेयर बना दिया, अकाउंटिंग का, मिनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, स्मॉल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टेलीकॉम से हम आए थे, एक्स टेलीकॉम लीडरशिप में के हम लोग थे। तो टेलीकॉम को यूज करते हुए हमने वो सॉफ्टवेयर एयरटेल के, राजस्थान के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया बहुत बड़े लोगों के सामने। एयरटेल की टॉप टू टॉप लीडरशिप, जो कि कॉर्पोरेट लीडरशिप में है, जो कि इंडिया को ग्लोबली रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या ये आपका टर्निंग पॉइंट था कि आपको उन्होंने ऐसे करा? हाँ, मतलब वो टर्निंग पॉइंट रहा था, लेकिन हमें नहीं पता था, तो हमें नहीं समझ में आ रहा था। उस सब के बीच में ही वहां पे बताया गया। तो एयरटेल की जो राजस्थान की टीम थी, उन लोगों ने हमें बुलाया, मीटिंग करी। जो एक जोर होता है, जर्नल ऑपरेशन रिव्यू, उसमें हमको प्रेजेंटेशन के लिए बोला। तो मैं तो 5 मिनट ही बोला, बाकी के 25-30 मिनट तो वही लोग बोले। ZBM बोले, सेल्स हेड बोले, डिस्ट्रीब्यूशन हेड बोले। तब मुझे समझ में आया कि कुछ तो हमने डिफरेंट बना दिया।
अब जो मैं समझा रहा था तो वो आईटी के पर्सपेक्टिव से समझा रहा था, वो समझा रहे थे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, सेल्स के पर्सपेक्टिव से, कि ये सॉफ्टवेयर आपकी क्या क्या हेल्प करेगा। लेकिन आप लोग तो आईटी के सब लोग हो, लेकिन फिर अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर कैसे बन गया? हाँ, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर कैसे बन गया? देखो एक चीज और बताता हूँ, इस पर से ना आईटी के लोग और इंजीनियर्स लोग, ये लोग कुछ भी बन सकते हैं। ये ऑफिस बॉय से लेके आपको पानी पिलाने से लेके ये सीईओ तक भी बन जाते हैं। तो मैं इन्हें राजा बाबू बोलता हूँ, बहरूपिया बोलता हूँ, कि को कोई भी रोल में फिट कर लेते हैं इन लोग अपने आप को। तो इंजीनियर तो अमेजिंग चीज है, वो सब कुछ कर सकता है। तो जब ये आया कि अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है, जो इंसान आईटी में होने के बाद सीआर डीआर नहीं समझा करता था, जिसकी आईटी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल उनके फ्रेंड्स भरा करते थे, वो सब कुछ करने के लिए जब ये आया तो हमको ये समझ में आया, जिससे भी हम बातें करते थे, जिससे भी किसी से मिलते थे, तो वो कुछ बोला करता था कि नहीं बहुत चैलेंजिंग है, नया है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट में बड़ा वो है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़े उसमें फंस जाएं। तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार, ये चीज है जो इसको हम अगर करेंगे तो हम एस्टेब्लिश हो जाएंगे, क्योंकि जीएसटी में सभी लोग जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। अब जिसमें जो ज्यादा इंटेलिजेंसी से करेगा वो बहुत तेजी से एस्टेब्लिश होगा। एकदम से चीजें चेंज हुई ना, चीजें चलती हुई है, उसमें आप घुसने का प्रयास करोगे आप नहीं घुस पाओगे। अब चीजें चेंज हुई है, हिल गई थी सारी चीजें डब्बे में, उस डब्बे में जब चीजें हिली तो हम भी कूद गए। मेरे दिमाग में एक सवाल है कि आप कुछ चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें ऐसा लगता है ना कि अब नहीं, अब खत्म कर देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे आते हैं, ड्रॉबैक्स भी आते हैं, रिजेक्शंस भी मिलते हैं। एक ऐसा पॉइंट तो आपकी लाइफ में भी आया होगा? हाँ आया था, तो ये तो तभी आया था जब बहुत सारे रिजेक्शन हो रहे थे, ये सारा कुछ हो रहा था, गिव अप करने का मन नहीं करा? नहीं, गिव अप में क्या था, वापस वही कॉर्पोरेट लाइफ में चले जाएंगे। वो वहां पर तो एक मुकाम पाई लिया था, एक रिकॉग्निशन था, एक एस्टेब्लिश चीजें थी। हो सकता है कि वहां पर सपोज करो कि अभी एक्स अमाउंट पे किसी एक्स सैलरी पे हम वहां पे काम कर रहे थे, तो एक्स माइनस वाई भी कर लेंगे, तो वहां तो चले ही जाएंगे। ये कुछ ऐसी चीज थी कि जहां पे करना ही था, प्लान बी कभी लाइफ में नहीं रखा। दो नावों में सवारी करेंगे तो आपके साथ एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा ही होंगे। और एक चीज और तय करी थी कि जब हम 100% किसी चीज में लगते हैं तो वो चीजें हो जाती हैं। ये चीजें पता ही थी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, समय ऊपर नीचे हो सकता है। तो कई बार डाउन इस तरह से हुए कि यार क्या हुआ, तो क्या करते थे, बैठे रहते थे, दोस्तों से बातें करते थे, पुराने लोगों से कनेक्ट होते थे, कोई ना कोई सीनियर से कनेक्ट कर लिया करता था, वो मोटिवेट करते थे, उनसे बातें करते थे, आधा पौन घंटे तक उनको मैं बोलता था सर इस तरह की चैलेंजिंग चल रही है, कैसे करें क्या करें। तो वो गाइड भी करते थे और वो कहते थे कि तू कर लेगा, तेरे अंदर है। वो मुझ पर ना एक ट्रस्ट दिखाते थे, और वो उनका ट्रस्ट ही था कि जो मुझे ना बड़ा स्ट्रॉन्ग करता था कि हाँ संजय तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, तो वो कर लोगे कर लोगे कर लोगे। तो वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था ना कि मैनिफेस्ट हो गई चीजें। और जब ये जीएसटी आया, ये सारी चीजें करी, तो जैसे हमको पता चलता है कि यार ये बहुत चैलेंजिंग है, तो उसको तो करने में मुझे और भी मजा आता है। मुझे हमेशा शुरू से ये रहा है कि मुझे वो आरामदायक रास्ता मुझे पसंद नहीं है, मुझे वो रास्ता पसंद है जहाँ पे चैलेंजेस हो। वो नहीं होता जब वीडियो गेम खेलते हैं बचपन में, तो आप चलते हैं तो इधर से भी अटैक होता है, उधर से भी अटैक होता है, फिर आपको निकलना होता है। तो वो चीज बड़ी पसंद है कि जहाँ पे चारों तरफ से अटैक हो, फिर आप निकल के मंजिल को छुओ। वो नहीं कि जहाँ पे कुछ नहीं हो और आपके वेलकम ही होता रहे। ऐसे तो आपने खुद को समझा लिया कि गिव अप नहीं करना, लेकिन आपके साथ में बाकी और लोग थे, 3 लोग, दुष्यंत, अर्पित एंड नहीं, ये लोग तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश थे, मतलब अर्पित और अंकुश ऑलरेडी एस्टेब्लिश थे। इनका प्रोडक्ट ऑलरेडी ही मार्केट में चल रहा था, इनका स्ट्रगल मैं देख चुका था। ये 2010 से 2012 तक इन लोगों ने काफी स्ट्रगल किया। ये पूरी रात भर जागते थे, पूरी रात भर जगते थे, दिन में सोते थे। तो और तब मैं कॉर्पोरेट लाइफ को एंजॉय कर रहा था, कॉर्पोरेट पावर को एंजॉय कर रहा था, वो लीडरशिप को एंजॉय कर रहा था, और वो फ्रीडम भी एंजॉय कर रहा था कि मेरे पर कोई दिमाग पे कोई लोड नहीं था। और ये लोग तब स्ट्रगल कर रहे थे। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने बोला था कि मैं चैलेंजिंग चीज मुझे पसंद है, मैंने बोला ना कि मुझे कंफर्ट जोन नहीं पसंद है, तो मैं चाहता था उसी प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हो सकता था चीजों के प्रति। लेकिन मुझे मजा ही उसमें आता है जिसमें कि खुद से करें चीजों को। तो फिर जब बीटी हॉक लेके आए हम, जीएसटी का सॉफ्टवेयर जो आईटी, इसने पूरा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। इंडियन मार्केट में बड़े स्ट्रांगली हम एस्टेब्लिश हो गए।
पूरे भारत भर में अगर आप जाएंगे तो हर तहसील हेडक्वार्टर, जितनी भी तहसील हेडक्वार्टर है वहाँ हमको जानते हैं, यानी बीटी हॉक को जानते हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ, एकदम बिल्कुल अमेजिंग बात है कि आप इतने छोटा सा एक सपना लेके चलते हैं और वो सपना इतना बड़ा हो जाता है। तो मैं यहाँ पर भी कहूँगा कि वो नीली छतरी वाले का वो है, परमात्मा का खेल है ये। मैंने या किसी ने भी कुछ नहीं किया है। कोई ये सोचे कि मेरे द्वारा हो रहा है, मैंने किया है, तो मैं तो उसे मूर्ख ही बोलूंगा। तो जो बीटी हॉक है वो कैसे एस्टैब्लिश हुआ भारत में? इसमें तो बहुत चीजें आई होंगी। हाँ, पहले इनिशियली स्टार्ट हुआ था अजमेर से। अजमेर में हमको पायलट रन करने के लिए मिला था। अजमेर के बाद 1 महीने तक पौज आ गया था, कुछ नहीं हुआ। और अजमेर से भी पहले हम एक बार बीकानेर गए थे, जहाँ पर सभी सेल्स की टीम के साथ में डिस्कशन था। तो मुझे है ना 15 मिनट का टाइम मिला था बोलने के लिए, 15 मिनट का टाइम। वो मीटिंग लगभग 2.5 घंटे चली। तब मैं बाहर आया था तो मुझे समझ में आया, तो शायद मैं इनकी वो बातें कर रहा था, इनकी प्रॉब्लम की बातें कर रहा था और इनकी प्रॉब्लम का समाधान दे रहा था, सॉल्यूशन दे रहा था। तो वो जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब किसी को दिया जा रहा था तो वो लोग बड़े इंटरेस्टिंग से सुन रहे थे। उन्होंने लंच भी स्किप कर दिया था। तो ये तो मुझे समझ में आ गया था, इंडिकेशन मिल गया था कि ये वो चीज है जो सॉल्यूशन है, जो एक्यूरेटली चाहिए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को। फिर हमको अजमेर रन करने को मिला। अजमेर में हमने हर तहसील हेडक्वार्टर पे विजिट किया, डिस्ट्रीब्यूटर को समझाया। 1 महीने के पॉज के बाद हमको रोल आउट के लिए मिला पूरा राजस्थान। अब राजस्थान इतना बड़ा ज्योग्राफिकली और हर जगह बाउंड कर दिया गया कि ट्रेनिंग आपको ही देनी है। एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि ट्रेनिंग देने के लिए संजय खंडेलवाल जाएगा। तो कोई दिन तो हमारा ऐसा निकला करता था, इस पर 600 किलोमीटर हम गाड़ी चला रहे होते थे और उस 600 किलोमीटर में 6 जगह जाके अलग अलग ग्रुप को एक ही चीज समझा रहा होता था। तो वो पूरा दिमाग में हमेशा वही चीजें चल रही होती। और लंच करना होता था या कुछ बीच में खाना होता था तो हम ड्राइविंग करते हुए खाते थे, क्योंकि मेरा लाइफ में हमेशा एक उसूल रहा है कि कोई मेरा इंतजार ना करे। तो मैं ट्राई करता हूं कि मैं पहले ही पहुंच जाऊं। अगर मैंने किसी को टाइम दे रखा है, कमिटमेंट दे रखा है, तो मुझे वो 1, 2, 5 मिनट का जो जनरली लोग कहते हैं ना कि 5 मिनट 7 मिनट तो कोई लेट ही नहीं होता है, मेरे लिए वो एक्चुअल में लेट है। आप दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे होते हो और टाइम से बड़ी दौलत कुछ नहीं है। तो इतनी टाइट स्केड्यूल के बाद में भी आप सोच रहे हो कि मतलब उनका जो टाइम है वो प्रॉपर उनको देना है, मतलब ऐसे नहीं कि लेट पहुंच रहे हो, अगर जो दे रखा है कमिटमेंट वो पूरी कर रहे हो। तो ये दिखाता है कि आप उनके और उनकी टाइम की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही कहा स्पर्श, क्योंकि यही सबसे बड़ी दौलत है आपकी। टाइम से बड़ी दौलत कुछ ही नहीं है। आपको टाइम किसी का अर्न किया है और उस टाइम पे आपने उन चीजों को डिलीवर कर रहे हो, उनके टाइम पे डिलीवर कर रहे हो, तो ये अमेजिंग चीज है। इसको हमने फिर कॉर्पोरेट में भी इस्तेमाल किया था। जब मतलब कॉर्पोरेट में जुकोल के अंदर जब हम टॉप लीडरशिप से मिलते थे, एयरटेल की से, वोडा की से, आइडिया की से, तब हम ये ध्यान रखते थे कि हम टाइम से पहले पहुंचे। उन्होंने हमें 10 मिनट का टाइम दिया है तो उस 10 मिनट के टाइम को 100% यूटिलाइज करना है। 10 मिनट को एक्सटेंड भी करना है कि 10 से 15 जाए, 15 से 20 जाए, क्योंकि जितना ज्यादा हम टाइम उनका अर्न करेंगे तभी तो हम अपनी बात कह पाएंगे, अपने प्रोडक्ट को समझा पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे, तो हमें कन्विंसिंग का भी टाइम मिलेगा। तो टाइम का अर्न करना और टाइम पे उसको यूज करना, दूसरा सामने वाले की टाइम की रिस्पेक्ट करना, ये 3 पैरामीटर पे हमने दिखाता है कि आप कितने डिसिप्लिन हो इंसान। हाँ, ये तो आप कह सकते हैं और ये मैं अपने आप को मानता हूँ इन सारी चीजों में, और कुछ मानो ना मानो, लेकिन मैं अपने आप को एक अनुशासन वाला इंसान मानता हूँ। अगर आप इतनी बड़ी डेजिग्नेशन पे आ रहे हो तो ये क्वालिटीज होनी जरूरी है। हाँ, मैं मानता हूँ और भी क्वालिटी होती होंगी, और भी लोग जाते होंगे कि उस डेजिग्नेशन पहुंच तक मतलब वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को यूज करते होंगे, बहुत सारी चीजें उनके अंदर होती होंगी, लेकिन जो बेसिक चीज है वो मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई साधारण इंसान वहां तक जाएगा तो उसके लिए अनुशासन चाहिएगा। बिल्कुल सही बात करी आपने। फिर ये कैसे डिसाइड हुआ कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लेनी है, सीईओ बनना है कंपनी का? ये तो जब हमने कंसोलिडेशन किया, जुकोल ग्रुप बनाया, तो हमने सब लोगों के लिए भी एक डेजिग्नेशंस का वो किया। तो सब लोगों ने मिलके ही बोला कि आपको ग्रुप सीईओ बनना है और ये सारी चीजें आपके पोर्टफोलियो में आएंगी, आपको इन चीजों पे वर्किंग करनी है। तो जब कंसोलिडेशन करने लगे तो बहुत सारी चीजें थी, जैसे स्टार्टअप में होता है, हम बड़ी कंपनी बनने जा रहे थे, हमारे पास 700 प्लस एम्प्लॉय हो गए थे,
अभी जैसे कि हम 900 प्लस एम्प्लॉय के साथ हम काम कर रहे हैं, तो इन सबको मैनेज करने के लिए तो लाला छाप कंपनी की तरह तो मैनेज होगा नहीं। तो हमें प्रोसेस बनाने थे, उसकी मुझे नॉलेज थी, हमें सिस्टम बनाने थे, हमें एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना था जहाँ पे कि एक चीज़ें तरीके से फ्लो हो। इन सबको करने के लिए कुछ लोगों से वन ऑन वन मीटिंग करनी पड़ रही थी, कुछ लोगों से ग्रुप में बातें करनी पड़ रही थी, कहीं पर समझाया गया, कहीं पर अच्छे से दोबारा भी समझाया गया। हमने ट्राई किया कि उनको बहुत अच्छे से समझाया, उनको बहुत अच्छे बेनिफिट भी दिखाए कि इससे आपको फायदा क्या होगा। उन्होंने उसको फील किया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के साथ में ये होता है कि जो दुनिया देखी नहीं होती है, वो 3 मोड़ के बाद अगर दुनिया आ रही है तो वो वहां पहले मोड़ पे ही गिव अप कर देता है, वो दुनिया तक पहुंचा ही नहीं, जबकि वो दुनिया बहुत खूबसूरत है और वो दुनिया नीड है, आपकी आवश्यकता है, उस दुनिया की आपको इस सिस्टम में आवश्यकता है, तभी आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना कर सकते हो, बड़े सिस्टम की कल्पना कर सकते हो, अदरवाइज तो आप नहीं कर पाते। तो ये सारा कुछ मुझे वहीं से ध्यान आ गया था और मैंने स्टार्ट भी कर दिया था कि ये इम्प्लीमेंट करना है, ये इम्प्लीमेंट करना है, ये इम्प्लीमेंट करना है। तो चीज़ें इम्प्लीमेंट करी, जैसे कि माईजूकॉल इम्प्लीमेंट किया तो पूरा का पूरा स्किल मैनेजमेंट हमने मैनेज कर लिया, पूरा का पूरा हमने पेरोल मैनेजमेंट कर लिया, पूरा का पूरा एडमिन डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, ये सारा का सारा हमने एक माईजूकॉल बना के ही मैनेज कर लिया सारा का सारा, और सब कुछ सिस्टम बना दिया, सब लॉग्स क्रिएट कर लिए। आईटी के बंदे थे, चीज़ें आती थी, कॉर्पोरेट का अनुभव था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर ली, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत चीज़ें नीड है, मतलब इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, संगठन बनाना है, संस्था बनानी है। तो मैंने सुना है कि आपने यहाँ पर एक पॉलिसी आपकी है, ओपन डोर पॉलिसी, तो ऐसा क्यों रखा आपने? हर किसी कंपनी में ऐसा नहीं होता है। हाँ, ट्रेडिशनल कंपनीज में नहीं होता होगा, लेकिन ट्रेडिशनल कंपनी भी अब अपने आप को चेंज कर रही है। ओपन डोर पॉलिसी में आप है ना, ये रहते हो कि आपको कोई भी आपके आ सकता है, आपसे चर्चा कर सकता है, आपसे बातें कर सकता है। मैंने इस ओपन डोर पॉलिसी में है ना थोड़ा सा कस्टमाइजेशन किया। कस्टमाइजेशन क्या किया कि मुझे कोई आके खुद के लिए बात करेगा तो मुझे बात नहीं करनी होती है उससे। खुद के लिए इन द सेंस? खुद के लिए, जैसे सपोज करो कोई एम्प्लॉय आया और वो खुद के ही बारे में बात कर रहा है कि मेरा अप्रेजल नहीं हुआ, मुझे ऐसे कर रहा है, मुझे अगर किसी के पास में कोई ऐसा प्लान है, डिस्कशन है, जिससे कि उसके डिपार्टमेंट का में चीज़ें करेक्ट हो, एनहेंस हो, बढ़े, कोई बिजनेस टीम है जिसकी कोई रेवेन्यू प्लानिंग है, ये सब जो कि लिंक हो ऑर्गेनाइजेशन से, लिंक हो डिपार्टमेंट से, लिंक हो हमारे प्रोडक्ट से, तो ओपन डोर पॉलिसी है, सभी लोगों के लिए है, वो नीचे से ऊपर आ सकता है। बाकी के लिए एक हायरार्की सिस्टम है कि भाई आपको अपना चीजें करनी है तो आपको उस तरीके से आना चाहिए। आप आ सकते हो, लेकिन मैं फिर बाद में उनको वहीं भेजता हूँ, गाइड करता हूँ, समझाता हूँ कि आप ये चीज फॉलो कीजिए, क्योंकि प्रोसेस अगर हम बाईपास ही करते रहेंगे तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है। अगर किसी कंपनी में एक अच्छा कल्चर होना चाहिए तो वो आपके अकॉर्डिंग क्या है? बहुत सही सवाल पूछा इस पर साहब ने। कल्चर टॉप टू बॉटम होता है, कल्चर कभी बॉटम टू टॉप नहीं होता है, प्रोसेस भी कभी बॉटम टू टॉप नहीं होगा, जो भी कुछ होगा टॉप टू बॉटम होगा। तो कल्चर ना कोई टॉप लीडरशिप बनाती है, ना कोई इंडिविजुअल इंसान बनाता है, कल्चर बनाते हैं हम सब लोग मिलके जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। तो उसके लिए, कल्चर बनाने के लिए पहले उनके है ना माइंडसेट पे काम करना होता है, उनको वैल्यूज बतानी होती है कि किस तरह से क्या वैल्यूज है टीम में काम करने की, क्या वैल्यूज है आपके कलीग की, क्या वैल्यूज है आपके क्लाइंट के लिए। तो जब उसको वैल्यूज समझ में आती है, मुझे ऐसा लगता है 10 में से 8 लोगों को वैल्यूज समझ में आती है, मैं जितना मैं मानता हूँ। उनको जब हम समझाते हैं, वैल्यूज समझाते हैं, और वहां पर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एक फैमिली वर्ड भी जोड़ते हैं। कल्चर का मतलब, जो हम भारत में रहते ही हैं तो हमारे यहाँ पे कल्चर तो 100% फैमिली से लिंक होगा। कोई ये कहता है कि पर्सनल लाइफ अलग होनी चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ अलग होनी चाहिए, नहीं है, भगवान ने नहीं करी। भगवान ने आपको एक लाइफ दी है, 1 लाइफ, आपने उसको डिवाइड कर रखे हैं अपनी सुविधा के हिसाब से या अपने मैनेजमेंट के हिसाब से। सब लोग अलग अलग तरह के व्यूज रखते हैं, मैं इसको नहीं मानता हूँ, मेरा पर्सनल व्यू है, मैं बाकी सबकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ कि ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ एक ही लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी फैमिली होनी चाहिए ना, क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन लोग काफी बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, जैसे कि आप मुझे बोल रहे हो, आसान है, सबसे आसान है, अलग होना चाहिए, तो हर किसी की ऐसी सोच नहीं होती है। होगी ना, आप प्रोफेशनल लाइफ में ही आप फैमिली बना लीजिए ना, दोस्त बना लीजिए ना,
मैंने जब अलवर छोड़ के और मैं सोनीपत गया, कॉर्पोरेट लाइफ ज्वाइन करी, तो मेरा फ्रेंड सर्किल वही हो गया। उन्हीं लोगों के साथ दोस्ती, उन्हीं लोगों के साथ मस्ती, उन्हीं लोगों के साथ घूमना। आप करके तो देखिए, वो लोग भी उतने ही अच्छे हैं। वो लोग भी उतने ही अच्छे हैं जितने कि आप अपने दोस्तों को मानते हैं, उतने ही अच्छे हैं, शायद उनसे भी ज्यादा अच्छे वो लोग निकल आए, लेकिन उतने तो 100% निकलेंगे, ये श्योर है। क्योंकि वो दोस्त भी भगवान के बनाए हुए हैं, भगवान की देन है, और वो लोग भी भगवान की देन है। तो अगर आपके पुराने वाले दोस्त अच्छे हैं और आप ऑफिस में आते हैं और वहां पे आप दोस्त बनाते हैं, तो वो भी अच्छे ही दोस्त बनेंगे। इसमें कोई दौराय नहीं है कि वो खराब दोस्त बनेंगे। कि अगर आप किसी को 9 से 10 घंटे दे रहे हो तो क्यों बनेगी नहीं वो फैमिली की तरह ही है। हाँ बिल्कुल, 10 घंटे कम नहीं होते, 10 घंटे वो भी आपके बेस्ट टाइम में। आप सोचिए कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को 10 साल दे दिए, तो आपने अपने लाइफ के बेस्ट टाइम जो होता है, जिसको मैं ये मानता हूं कि इंसान का एजुकेशन के बाद में 24-25 साल के बाद में उसका बेस्ट टाइम होता है, और वो 50 साल तक चलता है, 50 तक 55 तक साल तक चलता है। 60 साल में तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, तो कॉर्पोरेट में भी अप एंड डाउन आते हैं, फिर वो एडवाइजर बनता है। तो ये जो बेस्ट टाइम है 25 से लेके अगर 50 तक का मानू या 55 तक का मानू, 25 से 30 साल का है। 25 से 30 साल में आपने 10 साल दे दिए, आपकी जमा पूंजी देखिए 1/3 आपने लाइफ का दे दिया। 60 साल के बाद तो आप ओल्ड एज में चले जाएंगे, आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ का एंजॉय करेंगे, या जो भी जिस स्पिरिचुअल लाइफ करेंगे या भक्ति लाइफ को एंजॉय करेंगे। लेकिन जो बेस्ट टाइम है उसमें से निकाल के आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी फैमिली है तभी तो लगा रहे हैं। हम क्या करते हैं आजकल की जनरेशंस कि ऑर्गेनाइजेशन को ये समझते हैं कि वो मुझे सैलरी दे रही है, रिटर्न दे रही है। किसी में भी ताकत नहीं है, किसी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में या फेसबुक में, किसी में ताकत नहीं है जो आपके 9 घंटे की कीमत दे सकें एज ए ह्यूमन। पर डे की 9 घंटे की कीमत दे सकें, कोई नहीं दे सकता। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको कुछ पैसा दे देती है। किसी भी इंसान की समय की कीमत कोई नहीं दे सकता, दुनिया में कोई नहीं दे सकता। समय बहुत कीमती है। जैसे कि मैंने सुना है कि ज़ुकॉल के मतलब पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके बारे में कुछ थोड़ी ब्रीफ देना चाहेंगे आप सबके बारे में? ज़ुकॉल बिल्कुल बताना चाहूँगा। ज़ुकॉल एजुकेशन कंसल्टेंसी में काम करती है। जो फॉरेन में एजुकेशन ले रहे होते हैं फॉरेन कंट्रीज में, उनको कंसल्टेंसी देती है, अर्न करके लेके आती है इंडिया के अंदर विदेशी मुद्रा, जिससे कि भारतीय इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में उसका बड़ा योगदान होता है। क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए अगर हमारे पास में विदेशी मुद्रा का भंडार होता है, फॉरेन करेंसी हमारे पास ज़्यादा होती है, तो डेफिनेटली हमारी वैल्यू ज़्यादा होती है और हम इकोनॉमिक रूप से ग्रोथ भी करते हैं। दूसरा हमारा प्रोडक्ट जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीटी हॉक है, जो हम नेशनलाइज एस्टेब्लिश हो चुके हैं। हम टॉप 50 कंपनी में आते हैं, देश भर की टॉप 50 कंपनीज में हम एज ए टैक्स कंसल्टेंसी आते हैं। बीटी हॉक है। फिर हमारा तीसरा प्रोडक्ट डिजाइन ट्रिप है, जो डिजाइनिंग का सॉल्यूशन पे हम काम करते हैं और बड़ी एमएनसीज उसके हमारे क्लाइंट है। बीटी रूमर है, जो हॉस्टल और पीजी मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं। बीटी रेस्ट्रो है। इस तरह से आप देखोगे तो डेस्क क्लिप भी है। तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। हम बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। 900+ हमारे पास एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय नहीं सहयोगी है, कलीग है। हम यहाँ पर उनको एम्प्लॉय नहीं एज ए कलीग का दर्जा देते हैं, वो हमारे सहयोगी हैं। तो ये ज़ुकॉल परिवार है। लाइफ में इतना कुछ अचीव करने के बाद भी आपको इतनी जो मोटिवेशन है, ये ड्राइव है, कैसे आती है? मोटिवेशनल और ड्राइव, अचीवमेंट बहुत सारी चीजें कर ली, जैसा कि लोग एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। ड्राइव कहाँ से आती है? आजकल हम एक एनजीओ पे बड़ा काम कर रहे हैं, सेवा का कार्य जिसको कहते हैं। वो एनजीओ है परमार्थम, जिसमें हम आईआईटी और नीट के बच्चों को, जो कि गरीब है, जो कि इंटेलिजेंट भी है, लेकिन वो आईआईटी और नीट की कोचिंग नहीं कर पाते, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इंटेलिजेंट है, वो चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि आईआईटी नीट की कोचिंग करने के लिए 2 से 3 लाख रुपए मिनिमम लगते ही हैं। अब तो इतना पैसा उन लोगों के पास है ही नहीं, क्योंकि उनकी आमदनी ही इतनी है पूरे साल भर की। तो ऐसे लोगों को हम पूरे राजस्थान भर में से ढूंढते हैं। अब तो हम राजस्थान के बाहर से भी ढूंढ रहे हैं। संघ की बड़ी मदद लेते हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उनसे हम बड़े प्रभावित हैं। वहाँ से मदद लेके ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं। इस साल हमारा 4था बैच निकल रहा है।
और ये सब कुछ हम जुकोल परिवार के मार्फत करते हैं। जुकोल परिवार और जो इन सब के पीछे जो सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है, जो इस चीज को लेके आए, वो अंकुश तांबी है। वो लेके आए, उस चीज को आगे बढ़ के सब लोगों से करवाया, समझाया। आज चौथा, मतलब हम 4th ईयर में रन कर रहे हैं, चौथा बैच हमारे यहाँ से निकलेगा। 83 बच्चे हैं जिनकी सभी कुछ एजुकेशन रेजोनेंस में और आकाश जैसे इंस्टीट्यूट में जो खर्चा होता है वो परमार्थम बियर करता है, नहीं जुकोल लेता है। उनका रहना, खाना, हॉस्टल और उनके ट्रांसपोर्टेशन, उनके लिए हमने बस लगवा रखी है, एक ही जगह हॉस्टल ले रखा है। हॉस्टल का सारा किराया, जो भी खर्चा हो रहा है खाने पीने का, वो परमार्थम और जुकोल परिवार ही ले रहा है। तो ये चीज हमको इस तरह से मोटिवेट करती है कि परमात्मा के लिए भी कुछ करना चाहिए। परमात्मा, ये सब परमात्मा ही है। जो भी इंसान आपको आसपास दिखाई देते हैं, परमात्मा का ही अंश है, क्योंकि इनके अंदर कोई ना कोई एनर्जी है, सोल है। जब एनर्जी निकल जाती है तो हम उसको शरीर बोलते हैं, और शरीर को हम अलग अलग धर्मों के हिसाब से उनको शरीर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, क्योंकि एनर्जी निकल गई उसमें से, जिसे हम मृत्यु बोलते हैं। मृत्यु के बाद का पता किसी को भी नहीं पता है, लेकिन मृत्यु से पहले जो भी है वो परमात्मा का ही अंश है। तो जितने भी इन लोग हैं, इनको हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये जब जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ये IIT करेंगे, ये डॉक्टर बनेंगे, ये UPSC निकालेंगे, तो सिस्टम में जाएंगे, देश के सिस्टम में जाएंगे जहाँ पे ये पॉलिसी बना सकते हैं, जहाँ पे ये प्रोसेस बना सकते हैं। तो ये जिस जगह से आए उनके लिए 100% रिटर्न करेंगे, क्योंकि उस चीज को फील करके आए। जैसे कि मैं मेरे लिए कहता हूँ कि मैं वो चीजें फील करके आया हूँ, तो मैं डिसिप्लिन की वैल्यू जानता हूँ कि मुझे और कुछ चीजों को वहां तक लाने के लिए सबसे पहली जो चीज चाहिए थी वो डिसिप्लिन चाहिए थी। डिसिप्लिन से ही चीजें करनी थी मुझे, जो भी काम करना था उसमें एक डिसिप्लिन रखना था, ईमानदारी रखनी थी। तो ऐसे ही जब बच्चे IIT कर लेंगे, IIT करके बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहाँ पे जाके जॉब करेंगे तो पॉलिसी मेकर बनेंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट में भी जाएंगे तो पॉलिसी मेकर बनेंगे। तो पॉलिसी मेकर बनने के बाद में ये पॉलिसीज में चेंजेस लाएंगे, और उसका इम्प्लीमेंट जब ये पूरे देश भर में या स्टेट राज्य भर में करेंगे तो वो बहुत सारे लोगों को मिलेगा। तो ये विजन के साथ में ही हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। तो आजकल हमें जो ड्राइव करता है वो परमार्थम ड्राइव करता है, और जो ड्राइव करता है वो जुकोल परिवार भी अभी भी काफी अच्छा लग रहा है सुन के कि आप सोसाइटी के लिए भी इतना कुछ कर रहे हो। हर जगह है, मतलब हर कोने में जुकोल है। कभी BT हॉक हो गया, BT रेस्टो, मतलब हर जगह परमार्थम। हाँ, अब तो परमार्थम ऐसा लग गया जैसे दिलों में बस गया है। दिलों में एक जगह ले ली है परमार्थम ने, और उसको सोसाइटी ने, उसको गवर्नमेंट ने भी एक्नॉलेज किया है। जगह जगह गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और गवर्नमेंट के बड़े ऑफिशियल्स भी एक्नॉलेज कर रहे हैं उस चीज को, उस ड्राइव को, और हम लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। ये ऐसी चीज है जो मतलब वो लोग बताते हैं इसके बारे में और जानकारी देते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ ऐसा काम हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं जो शायद लोग सोचते भी नहीं होंगे, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई कर लेता है, दूसरों के लिए करना सोचना पड़ता है। दूसरों के लिए भी, वो भी अपनी ही जमा पूंजी में से, क्योंकि हम इसमें कहीं कोई गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं लेते हैं, किसी भी जगह से, किसी भी कॉर्पोरेट हाउस से या किसी भी इंडिविजुअल से भी हेल्प नहीं लेते हैं। जो कुछ करते हैं वो अपना ही करते हैं, अपने हिस्से का करते हैं। बाकी कंपनियां हैं, दुनिया भर में कंपनियां हैं, कंपनियां तो और भी बन जाती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन अपने में से करना ये शायद हमको एक डिफरेंट बना रहा है। और मैं खुद ही जुकोल के फ्लोर्स में रह के देखती हूँ कि जो एम्प्लॉयज हैं वो काफी इंजॉय कर रहे हैं अपने काम को। मतलब ऑफिस आवर्स के बाद में काम करना एक अलग होता है कि नहीं, ऑफिस आवर्स के बाद में काम नहीं करना चाहिए, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, लेकिन नहीं, वो लोग ऑफिस आवर्स के बाद काम कर रहे हैं ऑफिस का ही। तो ये इसके लिए जैसे मैंने बताया ना कि उन्होंने फैमिली ही ऑफिस को बना लिया है, इसलिए उनको लगता ही नहीं है। मेरे पास है ना, इस पर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हम संडे को भी ऑफिस जाएंगे, तो मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं भाई, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज मैंने देखी है, जो अभी की जो जनरेशन्स आ रही है उसमें ये सारी चीजें नहीं है, तो उसको वो जो दिमाग के साथ में आ रही है, वो जो सोच के साथ में आ रही है, वो इतनी डेवलप सोच के साथ में आ रही है कि उसको इरेज करने में चैलेंजिंग चीजें आ रही हैं। वो अपना टाइम वेस्ट रील देखने में कर देती हैं, उनको टाइम का नहीं पता। वो अपना टाइम वेस्ट इधर उधर की बातों में लगा देती हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई रिटर्न नहीं आने वाला। उनको टाइम की वैल्यू नहीं है, टाइम की कोई कदर नहीं है कि टाइम जा रही है, जिंदगी जा रही है।
जिंदगी जा रही है, जिंदगी के आपको पता है ना इस पर से जिंदगी क्या है। जिंदगी जब आपकी शुरुआत होती है तो आप ऐसे है कि एक ट्रेन में बैठ के जिसका डेस्टिनेशन आता जा रहा है उसमें से उतरते जा रहे हैं। तो जिंदगी एक ट्रेन की तरह चल रही है। कुछ लोग ऑलरेडी सवारियां बैठी हुई हैं तो वो देखेंगे कि आप चले गए होंगे, आपके दादा परदादा नाना, एक समय के बाद वो चले जाएंगे। कुछ लोग चढ़ जाएंगे आपकी जिंदगी की रेलगाड़ी में। तो रेलगाड़ी में आपका भी सफर चल रहा है और जिस दिन आपका सफर खत्म होगा तो आपको भी उतार दिया जाएगा, पर रेलगाड़ी फिर भी चलती रहेगी और रेलगाड़ी उतरने वाले का किसी का भी ध्यान नहीं रखती है। तो पूरी की पूरी जिंदगी आप देखेंगे तो वो रेलगाड़ी की तरह है और हम सब सवारी हैं, पैसेंजर्स हैं जो चले जा रहे हैं। काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। तो मुझे आपकी बात से ही समझ में आया कि जो एम्प्लॉइज हैं उनको अपने काम से प्यार होना चाहिए, तभी वो रह पाएंगे कंपनी के अंदर। काम से प्यार होना चाहिए, काम के साथ में साथ वाले लोगों से प्यार होना चाहिए। साथ वाले लोगों को वो प्रोफेशनल नहीं माने, वो उनको अपना दोस्त माने, अपनी कलीग माने, तब वो मजेदार काम होगा। और मैं तो जुकोल में यही ट्राई करता हूँ, अगर वो जो नहीं मानता है और इस तरह की चीजें डेवलप नहीं कर पाता है, हम अपना बेस्ट देते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, खूब सारी चीजें सिखाते हैं, फिर भी अगर नहीं सीख सकता है और नहीं कर पाता है तो मैं उसके जाने पे भी वेलकम ही बोलता हूँ कि आपको हमारे साथ जितना भी सफर रहा काफी सुहाना रहा होगा, अब जहाँ पे जाए तो कम से कम ये चीजें जरूर सीखेगा। आपने सब चीजें सीखी हैं, वो कहाँ से आई आपके अंदर? मतलब इतने सब कुछ लर्निंग्स है, ये डिसिप्लिन कहाँ से सीखा सब कुछ आपने? ये नहीं, डिसिप्लिन तो मैंने बहुत पहले से ही था मेरे अंदर। मैं भगवान को भी मानता था, लेकिन जब कोविड आया, कोविड के टाइम पे जब चीजें सब कुछ रुक गया, सारा शहर रुक गया, सारा स्टेट रुक गए, राज्य रुक गए, सारे आप देखोगे सब कुछ रुक गया था, कहीं कुछ मूवमेंट नहीं था। आपको पक्षियों की आवाज भी बड़ी अच्छी लग रही थी, तो एक दिमाग में स्थिरता ये आ गई थी, ठहराव आ गया था कि यार ऐसे तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, सब कुछ ही चीजें हो जाएगी। लोग बाग बीच में जब कोविड 2 आया तो लोग बाग लाइफ के लिए बहुत परेशान थे, बहुत सारी डेथ हो रही थी। इन सब के बीच में ही हमें ये आया कि हमें भी यार कुछ करना चाहिए, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। तो फूड पैकेट सर्व करने स्टार्ट किए। एक पूरा का पूरा थैला बना लिया करते थे हम, 5 किलो आटा, 1 किलो ऑयल, इस तरह से राइस वगैरह ये सब कुछ बना के और हम घरों तक पहुंचा रहे थे। तो वो उस वक्त शायद हमने 3,500-4 हजार फूड पैकेट्स हमने सर्व किए। हम खुद जाते थे उन चीज़ों को सर्व करने के लिए, गवर्नमेंट से परमिशन ले रखी थी। उसी ड्यूरेशन में फिर हमको लगा कि यार लाइफ का मतलब क्या है, जिंदगी तो खत्म, मतलब क्या है, लाइफ है क्या, इसमें क्या कर सकते हैं। तो एक सिचुएशन ये हो गई थी कि हम बैठे रहते थे, ध्यान लगाने का प्रयास करते थे तो हमसे ध्यान नहीं लगता था। हम एक्सरसाइज बहुत अच्छी करते थे, वर्कआउट करते थे, डिसिप्लिन में रहते थे और हम बहुत अमेजिंग तरीके से आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन जैसे ही हम आंख बंद करके बैठते थे तो हमको ध्यान ही नहीं लगता था। 4-5 मिनट ही हमें इतना लगता था कि यार पता नहीं क्या है ये, क्यों, और 4-5 मिनट ऐसा लगता था 40-50 मिनट हो गई, पैर सुन्न हो जाते थे। तब हम आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े, आर्ट ऑफ लिविंग के कुछ कोर्सेज हमने तब किए, तब भी चीजें इतनी नहीं समझ में आई। एक दिन पता नहीं, लिंक्डइन में काफी इंटेंस यूज करता हूं, तो लिंक्डइन पे ऋषि नित्य प्रज्ञा के नाम से एक कोर्स मुझे पॉपअप हुआ। तो मैंने अंकुश को बताया कि यार कोई ऋषिकेश में कोर्स हो रहा है ऋषि नित्य प्रज्ञा जी का, और इनके अपन है ना कुछ गाने, बॉलीवुड सॉन्ग और बहुत प्यारे भजन सुनते हैं, बहुत अच्छी आवाज में, कभी टाइम मिले तो आप भी सुनिएगा ऋषि नित्य प्रज्ञा के सॉन्ग यूट्यूब पे। वो सुनते थे हम, ओम नमः शिवाय। तो अंकुश ने बोला कि यार चलो यार चलते हैं, कोर्स करके आते हैं। वो साइलेंस प्रोग्राम था, 3 दिन तक चुप रहना था, नो फोन, नो लैपटॉप, नो आई कांटेक्ट और मुंह बंद, और आपको लाइफ भी बिल्कुल साधारण जीनी थी, बिल्कुल साधारण लाइफ। शेयरिंग रूम में रहना था, 3-4 लोगों के बीच में, आपको कॉमन टॉयलेट यूज करने थे। तो मैं जब चला था तो मैं चलने को भी तैयार नहीं था, पहले तो मैं मना करता रहा। तो फिर किसी तरीके से चीजें इस तरह से हुई कि मैंने मॉर्निंग में ही बोल दिया चलो यार चलते हैं। लेकिन मैंने बोला कि यार अगर मेरा मन नहीं लगा ना तो मैं तो निकल ही आऊंगा। हम जयपुर से चले और
जब वहाँ पहुंचे तो हमको 10 बजे वहाँ रोक दिया गया कि अब अलाउ नहीं है यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट का, क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल्स थे। किसी तरह से रिक्वेस्ट करके हमने बोला, क्योंकि हमें तो 4 बजे हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा था। जब हम वहाँ पहुंचे तो उन्होंने हमको तीनों को ही रूम डिफरेंट रूम अलोकेट कर दिए। पहले तो हम सोच के गए थे कि एक ही रूम तो मिलेगा कम से कम। अब डिफरेंट रूम में डिफरेंट लोग थे, अननोन लोग थे। वहाँ गए, रात में सोए, 4 बजे उठा दिया, क्यों में लग के वॉशरूम यूज कर रहे थे। तैयार होके 4:45 बजे तो हम हॉल में पहुंच गए। और उसके बाद एकदम से चीज़ें चेंज की। आपको बर्तन भी खुद साफ करने हैं, आपको सेवा भी करनी है। सेवा से उस दिन तो मैं बच गया था, छुप गया था। शाम होने लगी ना तो 5-1 बजे के लगभग ऋषि जी आए, ऋषि नित्य प्रज्ञा जी। अभी वो सांसारिक दुनिया में नहीं है, लेकिन अभी हमारे दिलों में है, जीवित है। आप मेरे केबिन में देखेंगे तो उनकी मैंने बड़ी सारी फोटो लगा रखी है। तो वो आए और उनसे जब ऐसा इंटरेक्शन हुआ कि ऐसा लगा कि जैसे हम उनसे बातें कर रहे हैं। जो सोल टू सोल कनेक्शन है मेरा किसी के साथ हुआ था तो उन्हीं के साथ ही हुआ था। कि मुझे ऐसा लगा कि यार एक अननोन इंसान, आदमी जिसको कभी देखा ही नहीं, उनसे मुझे कोई फीलिंग आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 3 दिन कब निकल के जो मैं वापस आने की सोच रहा था वो हुआ ही नहीं। 3 दिन के बाद जब हमको बोला कि अब मौन खत्म हो गया है, साइलेंस खत्म हो गया, अब बोलिए, तो बोला नहीं जा रहा है, बस मुस्कुरा रहे हैं। तो वो एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन था। पूरी लाइफ हमारी चेंज हो गई ऋषि नित्य प्रज्ञा जी की वजह से। और तब चीजें, सोल वाली चीजें जो है वो समझ में आई कि क्या है ये एनर्जी का रोल। एनर्जी, सोल टू सोल कनेक्शन अगर आपका हो जाए। अभी तो मैं और आप बात कर रहे हैं तो एक इंसान बात कर रहे हैं। अगर हम आंखों से बात कर रहे हैं तो भी हमारी कुछ है। हम आंखें बंद करके बैठे और कनेक्ट हो जाएं, उसे कहते हैं सोल टू सोल कनेक्शन। और जो इतने बड़े बड़े संत हैं जो हैं, इनके पास ये शक्ति है। और ये सिर्फ भारत देश के अंदर है, क्योंकि देवभूमि बोलते हैं इसको। आपने देखा होगा दुनिया भर के लोग, बड़े से बड़ा लोग, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, ये जितने भी बड़े लोग हैं जो अब पिक्चर में दिखाई भी देते हैं, मीडिया में आ भी गए हैं, ये सब लोग यहाँ पे मेडिटेट करने के लिए आते हैं। तो ध्यान की भूमि है। अब ये तो काफी इंटेंस बातें हो गई, तो मैं जुकोल की फ्यूचर प्लान्स पे आती हूँ कि आगे का क्या है यार। जुकोल का फ्यूचर प्लान में हम इंक्यूबेशन सेंटर जुकोल का बनाना चाहते हैं। हम जुकोल टावर बनाना चाहते हैं कि पूरा का पूरा एक टावर जुकोल का हो। हम चाहते हैं कि अगले 3 सालों में 2,500 या 3,000 लोगों की कंपनी जुकोल बन जाए। 2.5-3 सालों में प्रयास है, सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन होगा वही जो परमात्मा ने तय कर रखा होगा। तो ये सब प्रयास हम जुकोल के लिए कर रहे हैं। जुकोल को हम एज ए परिवार बनाना चाहते हैं, जुकोल को हम एक कंपनी नहीं बनाना चाहते। काफ़ी अच्छी आपकी प्लानिंग है। मैं चाहती हूँ कि एग्जीक्यूट भी आप बहुत जल्दी करो। एंड मैं जानना चाहती हूँ कि आपको जो लोग हैं वो किस तरह से जाने हैं। मुझे किस तरीके से जाने? देखो, मैं जब तक जीवित हूँ तभी तक लोग जानेंगे, जाने के बाद कोई नहीं जानने वाला। तो मुझे इस तरह से जाने की यार कभी ना कभी इसने मेरी मदद करी, एज ए मददगार के रूप में जाने। एज ए मददगार यानी भगवान ने मुझे कभी किसी का जरिया बनाए, किसी की हेल्प करने के लिए। किसी को अगर हेल्प की आवश्यकता हो तो मुझे उस लायक बनाए कि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। बस मैं यही चाहता हूं कि मुझे इसी तरीके से जाना जाए। अगर आप 20 साल पहले के संजय खंडेलवाल से अभी मिलते हो ना, कभी मत मिलना। तो उसे क्या एडवाइस देते हैं आप? मैं नहीं, कुछ भी नहीं देता। संजय खंडेलवाल को मैं कभी कोई एडवाइस नहीं देता, क्योंकि मैं तो कुछ था ही नहीं। ये सब कुछ तय कार्यक्रम से चल रहा था। ये सारी कुछ चीजें तय थी, डेस्टिनी में वो था कि मेरे को पता था कि मेरी रेलगाड़ी का, ट्रेन का स्टेशन कौन से कहाँ से जाएगा, ये सब कुछ तय था। तो अगर आप 20 साल पहले के से मिलते तो मुझे एडवाइस देते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो उसी कार्यक्रम से चलता जो ऊपर से डिफाइन होके आया हुआ था। लेकिन मैं सब लोगों को ये जरूर एडवाइस करता हूँ कि 20 साल पहले के अगर संजय खंडेलवाल से मिलते तो शायद आपको एक अलग संजय खंडेलवाल दिखता। उसमें शायद आपको ये सारी चीजें नहीं दिखती, क्योंकि ये सब चीजें तो तब भी थी उसमें, लेकिन थी दूसरी दुनिया की। वो दुनिया थोड़ी सही दुनिया नहीं थी। उस दुनिया से इस दुनिया में आने की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी एक तय चीज थी, इसलिए वो हो गया।
सो थैंक यू डॉक्टर संजय, आपने अपना इतना टाइम दिया और अपनी ब्यूटीफुल सी जर्नी हमको सुनाई एंड काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग रहा ये सेशन आपके साथ में। थैंक यू स्पर्श, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हर स्ट्रगल एक कहानी होती है और हर कहानी किसी के लिए इंस्पिरेशन। डॉक्टर संजय खंडेलवाल सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सोच है जिसमें कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी से भरा हुआ है। उनका मंत्र है जो रिस्क लेता है वही आगे बढ़ता है। यानी कि वो छोटे से शहर से निकल के कहाँ तक पहुंच गए, एक बहुत बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया है। तो पूरी जर्नी के अंदर हमने देखा कि इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी की क्या वैल्यूज रहती हैं। ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।